पेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय 3 का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जिम्मेदारों के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन ए महलवारी बंदोबस्त, ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रैयतवारी, ऑप्शन डी पट्टेदारी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त। तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे? ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। महलवारी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ था ऑप्शन ए जनसमूह, ऑप्शन बी ग्राम समूह, ऑप्शन सी नगर समूह, ऑप्शन डी प्रदेश समूह। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी ग्राम समूह। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। ऑप्शन ए बंगाल बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब मैसूर, ऑप्शन डी बंगाल असम। सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए बंगाल बिहार। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए बंगाल बिहार। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। ऑप्शन ए 1/3 एकड़, ऑप्शन बी 2/3 एकड़, ऑप्शन सी आधा एकड़, ऑप्शन डी 1 एकड़। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1/3 एकड़। उत्तर में हम लिखेंगे ए ऑप्शन ए 1/3 एकड़। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई? ऑप्शन ए में दिया लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन सी लाई बारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं हम। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में देखिए सबसे पहले ए नंबर का दिया है, जमींदारों को कृषि भूमि पर खाली स्थान में लिखेंगे स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया। इसके बाद बी नंबर पर आते हैं। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा खाली स्थान में लिखेंगे महलवारी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। इसके बाद सी नंबर पर आते हैं। तापारण आंदोलन खाली स्थान में लिखेंगे नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। फिर इसके बाद डी नंबर पर आते हैं। रैयतवारी व्यवस्था खाली स्थान में लिखेंगे टॉमस मुनरो गवर्नर के समय लागू की गई थी। अगला है ई नंबर का, दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर खाली स्थान में लिखेंगे रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। चलिए बच्चों यहाँ पर ही हमारे खाली स्थान पूर्ण हो चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 में दिया है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? तो उत्तर में लिखेंगे कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य 2 गुना हो चुका था। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो उत्तर में लिखेंगे कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त कर वसूलने के लिए लागू किया गया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं हम। बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में लिखेंगे कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे
क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और उनकी खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 10 पर आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 10 में दिया है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? उत्तर में लिखेंगे, अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान यूपी में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे, क्योंकि इन सभी वस्तुओं की यूरोप में भारी मांग थी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। नील तथा बोड़ के पौधों में अंतर बताइए। उत्तर में लिखेंगे, नील तथा बोड़ के पौधों में निम्नलिखित अंतर हैं। चलिए यहाँ पर पहला अंतर देखते हैं हम। नंबर 1 में नील मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही उगता है और बोड़ का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। यह उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में उगता था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। 1600 से 1700 के काल में भारत उत्कृष्ट नील का प्रमुख स्रोत था तथा यह कपड़े रंगने में प्रयोग किया जाता था। बोड़ का रंग यूरोप में इतना पसंद नहीं किया जाता था। बोड़ का पौधा भी कपड़े रंगने के काम आता था। अगला है तीसरा नंबर का, नील से बहुत चमकदार नीला रंग निकलता था और बोड़ से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? उत्तर में लिखेंगे, नील की खेती के मुख्य तरीके थे निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। नील का व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? उत्तर में लिखेंगे, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दीं। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। महलवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? उत्तर में लिखेंगे, महलवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर थे। नंबर 1 है, यह व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने बंगाल के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में 1822 में लागू की और रैयतवारी व्यवस्था टॉमस मुनरो ने दक्षिण भारतीय इलाकों में 1820 में लागू की। दूसरा है अंतर, इसमें गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का पता लगाया गया और इसमें राजस्व आकलन से पहले किसानों रैयत के खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया गया। तीसरा नंबर है, महलवारी व्यवस्था में राजस्व एकत्रित करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी और इसमें लिखेंगे, रैयतवारी व्यवस्था में सीधे किसानों से ही बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है, किसान को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थीं? उत्तर में लिखेंगे, नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। इसके लिए बागान मालिक पट्टे पर जमीन लेकर किसानों को वहां से हटवा देते थे।
इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। रैयती व्यवस्था में किसान कर्ज के काल चक्र में फंसते चले जाते थे। नील के साथ मुख्य परेशानी यह भी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थीं। नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार नील की खेती किसानों के लिए लाभदायक नहीं थी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में लिखेंगे, अंग्रेजों द्वारा कृषि के व्यवसायीकरण की नीति के कारण वे भारतीय किसानों को व्यावसायिक फसलें जैसे गन्ना, चाय, कपास, अफीम, पटसन, जूट, नील आदि की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, जिससे कंपनी किसानों से अधिक राजस्व प्राप्त कर सके, साथ ही यूरोप के बाज़ारों में अपना मुनाफा भी बढ़ा सके। भारतीय किसानों को इससे भारी नुकसान पहुंचा। उन्हें अपने माल कम कीमत पर बेचना पड़ता था। किसान कर्ज में डूबते चले गए और उनके सामने खाद्यान्न का संकट उपस्थित हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 पर आ जाते हैं बच्चों। बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? उत्तर में लिखेंगे, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ीं। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? तो उत्तर में लिखेंगे, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो बच्चों यहाँ पर ये अध्याय नंबर हमारा 3 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।